प्रॉपर्टी 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं टॉप स्टोरीज, अहम खबरें। घर का सपना हुआ और महंगा, एसबीआई ने बेस रेट और रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को 80-20 स्कीम से बचने की दी सलाह, डेवलपर्स और कंज्यूमर्स की अब बढ़ेगी परेशानी। और रियल एस्टेट सेक्टर में शॉर्ट टर्म निवेशक तेजी से कर रहे हैं डिफॉल्ट, एंड यूजर्स नहीं खरीद रहे हैं उनसे फ्लैट। घर का सपना अब और महंगा हो चुका है क्योंकि रिजर्व बैंक एक बार फिर से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है। साथ ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने बेस रेट में 0.1% की बढ़ोतरी कर दी है। अब कैसे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, देखिए। घर का सपना पूरा करने के लिए अब ज्यादा ईएमआई देना होगा। साथ ही जो लोग घर ले चुके हैं और हर महीने ईएमआई दे रहे हैं, उन्हें भी आने वाले दिनों में ज्यादा ईएमआई देना पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे रेपो रेट 7.25% से बढ़कर 7.50% हो गया है। Sense was the 25 basis point CRR, the increase in the repo rate is really inframarginal. It's going to affect basically the borrowing on the LAF. So the immediate effect of what we have done is actually reduce the bank's cost of funding. रेपो रेट वो दर है जिस पर देश के सभी बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा, जिसकी भरपाई के लिए बैंक आम लोगों को ऊंची दरों पर लोन देगा या पहले से फ्लोटिंग रेट पर लोन ले चुके ग्राहकों की ईएमआई बढ़ा देगा। यानी पहले से महंगाई में पिस रही जनता पर और बोझ बढ़ेगा। रेपो रेट बढ़ने से पहले ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बेस रेट में 0.1% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे एसबीआई का बेस रेट 9.7% से बढ़कर 9.8% हो गया है। हालांकि बेस रेट में इस बढ़ोतरी को केवल नए ग्राहकों पर लागू किया जाएगा। होम लोन के नए ग्राहकों को अब 30 लाख रुपए तक के होम लोन पर 10.05% ब्याज देना होगा, जबकि मौजूदा ग्राहकों को 10% ब्याज देना होगा। वहीं 30 से 75 लाख रुपए तक के लोन लेने वाले ग्राहकों को 10.30% की दर से ब्याज देना होगा, जबकि पुराने ग्राहकों को 10.20% का ब्याज देना होगा। फटा पोस्टर और निकला जीरो। जी हां, आरबीआई के नए गवर्नर रघुराम राजन से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें थी। साथ ही महंगे होम लोन ईएमआई देने वाले लोगों को भी उनसे उम्मीदें थी, लेकिन रघुराम राजन ने कर्ज सस्ता करने की बजाय कर्ज को महंगा कर दिया। राजीव रंजन, न्यूज 24, दिल्ली। मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को एक और झटका लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से 80-20 स्कीम पर रोक लगाने के लिए अब कह दिया है। आरबीआई के इस फैसले से डेवलपर्स और घर खरीदने वालों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर लगाम लगाने और बैंकों की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने बैंक्स को 80-20 स्कीम पर रोक लगाने के लिए कहा है। साथ ही आरबीआई ने अधूरे प्रोजेक्ट्स पर लोन नहीं देने की भी सलाह दी है। आरबीआई के मुताबिक अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए होम लोन देना जोखिम भरा है। होम लोन देते वक्त कंस्ट्रक्शन की स्थिति समझना जरूरी है। होम लोन के लिए बिल्डिंग कितनी बनी है, ये जानना जरूरी है। आरबीआई ने होम लोन देते वक्त बैंकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आरबीआई ने बैंक्स को कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही लोन देने की राय दी है। आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि वो नहीं चाहता कि बिल्डर फंड्स का डाइवर्जन करें, या जो जैसे आजकल सबवेंशन स्कीम चल रही है 20-80, 25-75, जिसमें ईएमआई का जो बर्डन है वो बिल्डर पे करता है। आरबीआई का मानना है कि अगर कल को बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो उसमें कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी। और आरबीआई कहता है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो वैसे वैसे बिल्डर के पास पैसा जाना चाहिए। ऐसा नहीं मकान बना नहीं और पूरा पैसा आ गया, जिससे डाइवर्जन ऑफ फंड्स होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और आरबीआई नहीं चाहता कि हमारी इकोनॉमी में रियल एस्टेट बबल क्रिएट हो। एनसीआर में 80-20 के तहत कम ग्राहक ही लोन लेते हैं, लेकिन मुंबई में 25% प्रॉपर्टी 80-20 स्कीम के तहत बिक रही है। इस स्कीम से बिल्डर और ग्राहक दोनों को फायदा होता है। बिल्डर को पूरा होम लोन एक साथ पहले ही मिल जाता है, जिससे बिल्डरों को घरों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही नकदी की दिक्कत से 2-4 नहीं होना पड़ता। इसके अलावा ग्राहक की ईएमआई फ्लैट के पोजीशन के बाद शुरू होती है। पोजीशन मिलने तक लोन पर ब्याज का भुगतान बिल्डर करता है।
रियल एस्टेट के जुड़े जानकारों के मुताबिक इस स्कीम के बंद होने से रियल एस्टेट डेवलपर्स और ग्राहक दोनों को नुकसान होगा। ये जो डाउन पेमेंट वाली स्कीम्स चल रही थी बैंक्स की आजकल, उसमें बैंक्स कस्टमर का लोन असेस करके और बिल्डर प्रोफाइल अगर उनको कंफर्टेबल लगती है, जिसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसने पहले टाइम से डिलीवरी करते हैं, उनको लोन डिसबर्स कर देता था कस्टमर बैंक कंपनी को। तो जो आरबीआई कह रहा है कि ऐसा अवॉइड करा जाए और इसको कंस्ट्रक्शन लिंक करा जाए, तो ये एक स्टेप है जो कि आई थिंक इज इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, इससे सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा सबको, थोड़ी सेल्स स्लो हो जाएंगी क्योंकि बहुत कस्टमर्स उसी प्रोफाइल में ऑप्ट करना चाहते थे कि डाउन पेमेंट वाली, उनको उसमें बेनिफिट मिलता था, तो वो थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब ठीक हो जाएगा। 80-20 स्कीम के तहत फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी जैसे प्रमुख बैंक लोन देते हैं, जबकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, डीएलएफ, पूर्वांकरा, यूनिटेक, डीबी रियल्टी, सनटेक रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे डेवलपर्स ग्राहकों को इस स्कीम के तहत घर देते हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विला रियल्टर्स के डायरेक्टर प्रमोद चौधरी। प्रमोद जी, वेलकम टू द स्टूडियो। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुंबई से सौम्या शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई है। सौम्या जी, चौधरी जी आपका सवाल सुन रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे सर्च कर रही थी कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जिससे आने वाले टाइम में मुझे अच्छा एप्रिसिएशन मिले नियर टू F1 ट्रैक जेपी स्पोर्ट्स सिटी के आसपास। तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि आने वाले टाइम में मुझे एप्रिसिएशन भी अच्छा मिले और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो सके उसमें। बिल्कुल सौम्या जी, देखिए F1 ट्रैक के आसपास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। वहाँ जेपी की एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, इसके अलावा 3C का प्रोजेक्ट है, ओएसिस डेवलपर का ग्रैंड स्टैंड के नाम से एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो वो सारा का सारा एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। अभी वहाँ नाइट सफारी का भी आपने सुना होगा, तो वो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पे। इनफैक्ट अभी जेपी की IBM के साथ में उधर डील हुई है, जो उधर एक वो इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का एक प्लांट उधर लगा रहे हैं, जो तकरीबन 50-55 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो प्रमोद जी ने आपको इनसाइट तो दे ही दिया है, अब सोचना किस बात का, जल्दी से इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि बेहतर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं उस एरिया में। अगला सवाल लेते हैं। ईमेल है प्रमोद जी मेरे पास, दिल्ली से स्वप्निल सिन्हा ने ईमेल किया है। वो 1000 से 1100 वर्ग फुट के अंदर एक 2 बेडरूम फ्लैट चाहते हैं NCR में खरीदना, और वो ये भी चाहते हैं कि वो दिल्ली के करीब हो और मेट्रो के नजदीक हो। बजट भी दिया उन्होंने 50 से 60 लाख रुपया। अब बताइए NCR में 50 से 60 लाख रुपए में NCR में बहुत सारी ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल हैं, जो दिल्ली के नजदीक भी हैं और मेट्रो कनेक्टिविटी भी वहां तक पहुंची हुई है। जैसे कि एक आपका नियर बाय दिल्ली के एरिया है इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली। इसके अलावा नोएडा में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सेक्टर 78 है, 79 है, और बल्कि अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में भी उनके लिए ऑप्शंस हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी तो वहां भी आने वाले समय में पहुंचने वाली है, तो बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए और यकीन मानिएगा बेस्ट आपके पास अवेलेबल होगा। अगला जो सवाल है वो सचिन प्रेमी हमसे पूछने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी पूछिए, प्रमोद जी सुन रहे हैं आपका सवाल। सर, मेरा नाम सचिन प्रेमी है और मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ जिसमें मेरी सालाना इनकम करीब 7 से 8 लाख रुपए आती है। तो मैं एक्सटेंशन में एक अपना घर देख रहा हूँ, तो जिसका पोजीशन कम से कम 2 से ज्यादा 2.5 साल होना चाहिए। तो आप मुझे कोई बेस्ट राय मुझे बता दीजिए, कोई बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को सूट करे, जिसमें मतलब अच्छा रेपुटेड बिल्डर मेरे को मिल जाए। सचिन जी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास नोएडा एक्सटेंशन में अवेलेबल हैं और इस बजट के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ भी जाएंगे। रेपुटेड बिल्डर की अगर हम बात करें तो उधर गौर का प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और 2 से 2.5 साल के अंदर पोजीशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा ABJ एस सिटी है, ABJ एस एस्पायर है, इसके अलावा अमरपाली के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सुपरटेक के प्रोजेक्ट हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे उधर। देखिए आपके पास अच्छा खासा बजट मौजूद है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और देखिए आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है एंड देन गो फॉर इट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ईमेल ही है, ये वीरेंद्र कुमार ने हमें ईमेल किया है। उनके पास 25 लाख रुपया भी है
प्रमोद जी, और वो एनसीआर में एक रेडी टू मूव बेडरूम 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदना चाहते हैं, क्या ऑप्शंस देंगे एनसीआर में? देखिए, एनसीआर में 25 लाख के बजट में 2 बेडरूम रेडी टू मूव इन 1000 से 1100 स्क्वायर फीट का थोड़ा सा कहीं मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या बजट कितना बढ़ा देना चाहिए प्रमोद जी, आपको लगता है? देखिए, इसमें उनको तकरीबन बजट अपना लेके जाना पड़ेगा 30 से 35 लाख रुपए की ब्रैकेट तक। अगर वो जाते हैं तो उनके लिए दिल्ली एनसीआर में रेडी टू मूव इन टाइप की प्रॉपर्टीज बहुत ऑप्शंस निकल सकते हैं, लेकिन 20 से 25 लाख के ब्रैकेट में दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। वीरेंद्र कुमार जी, थोड़ा सा बजट अगर आपने बढ़ा दिया तो आपके पास हजारों की तादाद में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, इसलिए थोड़ा सा सोचिए। और लगता है आपको कि अगर आप बढ़ा सकते हैं अपना थोड़ा सा बजट तो फिर यू कैन गो फॉर इट, वरना थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। नहीं, देखिए, अब इससे कम तो प्रॉपर्टी नहीं आएगी, क्योंकि वैसे ही पहले ही तकरीबन 25 से 30% प्रॉपर्टी की रेट क्राइसिस है, तो ये तो सही समय परचेज करने का। अब इससे नीचे प्रॉपर्टी आने का तो कोई चांस बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना होगा वीरेंद्र जी। अगर आपने बजट बढ़ा दिया तो आपके पास हजारों की तादाद में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। प्रमोद जी, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस इन द स्टूडियो। देश की राजधानी दिल्ली में घर की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली में प्राइवेट डेवलपर्स की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली में घर का सपना पूरा हो जाएगा। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बदौलत देश की राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने रियल एस्टेट सेक्टर को भरोसा दिलाया है कि घरों की बढ़ती डिमांड के चलते राजधानी में अब भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की भरपूर संभावनाएं हैं। सरकार प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए पॉलिसी और बायलॉज में बदलाव कर रही है। इसके साथ ही डीडीए ने दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी है। लैंड पूलिंग पॉलिसी आने से न केवल दिल्ली के ग्रामीण और कृषि योग्य जमीन का डेवलपमेंट होगा, बल्कि किसानों को मार्केट रेट पर पैसा और डेवलपर्स को निवेश के मौके मिलेंगे। नोएडा एक्सटेंशन मामले में मुआवजे को लेकर कड़वा अनुभव झेल चुके डेवलपर ऐसी पॉलिसी को रियल एस्टेट और बायर्स दोनों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों और जमीन मालिकों को कई प्लॉट मिलाकर लैंड पूल बनाने और इसे डेवलप करने की इजाजत होगी। बदले में जमीन मालिक को मुआवजे के बजाय विकसित जमीन या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा मिलेगा। उन्हें डेवलपर्स के साथ टाई अप करने और अपना हिस्सा मार्केट रेट पर बेचने की भी पूरी छूट होगी। दरअसल दिल्ली और आसपास के इलाकों में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, इससे घरों की डिमांड और सप्लाई का फासला भी बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए लैंड पूल पॉलिसी की इजाजत दी गई है। ये पॉलिसी बायर्स, लैंडलॉर्ड, डेवलपर्स और सरकार सभी के लिए फायदेमंद है। इससे दिल्ली के एनसीआर में जो ग्रोथ हो रही है, जो गुड़गांव, मानेसर, अगर हम इससे हरियाणा की बेल्ट को देखें कुंडली में, तो डीडीए को लगता है कि जो वहां पे ग्रोथ हो रही है वो दिल्ली में जो लैंड पड़ी हुई है, जो अभी फार्मर्स के पास पड़ी हुई है, उसको डेवलप करने का एक प्रयास है। और इसमें एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करें। इस पॉलिसी के तहत कम से कम 3 हेक्टेयर लैंड पूल की इजाजत होगी। 20 हेक्टेयर से बड़े लैंड पूल के डेवलपमेंट के बाद 40% हिस्सा डीडीए अपने पास रखेगी, जबकि 60% लैंडलॉर्ड और प्राइवेट पार्टीज को देगी। 20 हेक्टेयर से छोटे पूल में ओनर्स को 40% हिस्सा मिलेगा। उसे इस हिस्से के अपने तरीके के इस्तेमाल या बेचने की पूरी छूट होगी। पूल के तहत 2% जमीन रोड, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए 5% कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए रखनी होगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसान को डेवलपर बनने का मौका मिलेगा। किसान कंस्ट्रक्शन के लिए डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर मोल भाव कर सकते हैं। किसानों को ओपन मार्केट का पूरा फायदा मिलेगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी की सफलता से सबक लेकर आसपास के राज्यों में भी लैंड रिफॉर्म होंगे और इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से कीमतों में पारदर्शिता आएगी। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। रियल एस्टेट सेक्टर में कम वक्त के लिए निवेश करने वाले निवेशकों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस तरह के इन्वेस्टर तेजी से डिफॉल्ट कर रहे हैं और इसका खामियाजा डेवलपर्स को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन रहने के लिए घर खरीदने वाले यानी कि एंड यूजर्स को
इसका फायदा हो रहा है। देखिए। रियल एस्टेट में कम समय के लिए निवेश करने वाले निवेशकों की परेशानी बढ़ गई है। वो तेजी से डिफॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि बुकिंग अमाउंट के बाद दूसरी किश्त देने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। अब से पहले इस तरह के निवेशकों ने रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कमाई की है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अक्सर लॉन्च के समय ही कई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और 6 से 8 महीने में उन्हें फायदे पर बेच देते हैं और उनकी ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक एंड यूजर्स होते हैं। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में आई सुस्ती की वजह से बाजार का डायनेमिक्स बदल गया है। इससे शॉर्ट टर्म निवेशकों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इन्वेस्टर जो पैसे लगाता था वो 2 लाख 3 लाख रुपए लगा के सोचता था कि मैं इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक कमा लूं। उसके बाद देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, बैंक लोन की एलिजिबिलिटी नहीं होती थी, जिसका फायदा आज एंड यूजर को मिल रहा है। और प्रोडक्ट लॉन्च होने पे एंड यूजर इन्वेस्टर से ज्यादा अपार्टमेंट्स बुक करा के या कोई भी प्रोडक्ट लेके उसका फायदा उठा रहा है। अब बड़ी संख्या में शॉर्ट टर्म निवेशक डिफॉल्ट कर रहे हैं और बिल्डर से रिफंड की मांग कर रहे हैं। निवेशकों के डिफॉल्टर बनने से रियल एस्टेट सेक्टर पर असर पड़ने लगा है। बिल्डर सेल्स बढ़ाने के लिए बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं। रीसेल मार्केट में भी होम बायर्स इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इससे बिल्डरों के पास घरों की संख्या बढ़ ही रही है। इससे फ्लैट की कीमतें कम हो रही हैं।